हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं एक और टॉपिक को। आइए, हम जैसे कि पढ़ चुके थे और पढ़ने थे मौर्योत्तर काल। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी इन्वेजन यानी मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए, जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है, जुड़ा है, उसे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। देखते हैं क्लास को और इसमें हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो आप अपना हेडिंग बना सकते हैं, मौर्योत्तर काल में हुए आक्रमण। मौर्योत्तर काल में हुए आक्रमण। तो आप ये अपना हेडिंग बना के और लिखेंगे पहले बार, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी लिखवाया था कि इसके बाद हमारा जो आक्रमण हुआ वो पहला हुआ इंडो ग्रीक आक्रमण, यानी हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ। तो आप पहला ही पॉइंट गिरेंगे हिंद यूनानी। हिंद यूनानी कौन थे और इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों को जो शासक माना जाता है, हिंद यूनानियों का जो शासक है वो उसे कहते हैं मैट्रियस प्रथम। यानी मैट्रियस प्रथम ने क्या किया? तो भारतीय मैट्रिय प्रथम ने ही आक्रमण किया था पहले किस पर? भारत पर। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भारत के अंदर पहला हिंदू यूनानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो कौन था? तो आपसे पूछा जाएगा हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया सबसे पहले, और इसका जो शासक था कौन था? इसका जो शासक था वो था मैड्रियोकस। कौन सा? डेमेट्रियस। ये डेमेट्रियस कौन था? ये इसका ही शासक माना जाता है। और आपसे पूछा जाएगा एक पॉइंट कि वह प्रथम शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो आपसे पूछा जाएगा जिसने भारत पर आक्रमण किया था, आपसे पूछा जाएगा वो कौन था? डेमेट्रियस आपसे पूछा जा सकता है ये पॉइंट। इसके बाद आपसे ये अगली जानकारी पूछी जाती है कि 165 बीसी के आसपास की बात है। उस टाइम पे भारत के अंदर एक क्षेत्र जीता इन्होंने, सिंध, और सिंध को जीतकर इसने अपनी राजधानी बनाया। इसने 165 बीसी में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण, और सिंध पर आक्रमण करके इसने सिंध का नाम बदलकर क्या किया? तो सिंध का नाम शाकल कर दिया। और शाकल को क्या बनाया इसने? शाकल को इसने अपनी कैपिटल बनाया था। यह आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू यूनानियों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? वो कौन सी थी? शाकल। तो ये आपसे पॉइंट पूछा जाएगा। और ये किसने जीता था? 165 बीसी में जीता हिंदू यूनानियों का शासक डेमेट्रियस। तो आइए, इस पॉइंट को आप नोट कर लिया है आपने। तो इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद आता है इस हिंदू यूनानियों का सबसे महानतम शासक माना जाता है, जिसे कहते हैं मिनांडर। और मिनांडर के बारे में जो हमें पता चला है, उससे पता चला है कि एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिससे जो है मिलिंद पन्हो से पता चलता है हमें किसके बारे में? मिनांडर के बारे में। और इसमें बताया कि एक व्यक्ति थे नागसेन से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। किसने? मिनांडर ने। तो आइए, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हिंदू यूनानियों का सबसे महान शासक कौन था? हिंदू यूनानियों का सबसे महान शासक कौन था? तो यह था मिनांडर। और इस मिनांडर के बारे में जो जानकारी हमें मिली है, वो जानकारी हमें मिली है, एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसे कहते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो से पता चलता है हमें वो किसके बारे में? मिनांडर के बारे में। और इसी के ग्रंथ के अंदर बताया गया कि जो मिनांडर था, इसने भारत के अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन से।
बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी किससे? नागसेन से। तो आप इन्हें लिख सकते हैं। क्या हो रहा है? तो ये आपसे पूछा जाएगा कि सबसे महानतम शासक है कौन? मिनांडर। और मिनांडर की ने ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इसने भारत में आके आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन इसने भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा और अपना ली। और ऐसा करने वाला कौन था? तो ये प्रथम शासक माना जाता है और महानतम शासक माना जाता है। और इसके बाद आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा हिंदू यूनानियों से ही कि वह कौन से शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत के अंदर, वह कौन से विदेशी थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत के अंदर क्या किया था? तो उन्होंने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। तो आइए ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाने वाले भी कौन थे? तो वो यही थे, हिंदू यूनानी। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट आता है कि आपको मैंने पहले ही बताया था वह कौन सा शासक था जिसने हिंदू यूनानियों को पराजित किया था। तो हिंदू यूनानियों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन माना जाता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वो कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग, जो हमारा जिसे कहते हैं हम पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना करी थी, जिसे कहते हैं शुंग वंश। और शुंग वंश का ही संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। और इसी ने, और यही वंश कैसा माना जाता है? ब्राह्मण वंश माना जाता है, मैंने आपको बताया था। और इसी वंश का महानतम शासक हुआ पुष्यमित्र शुंग। और इसी ने क्या किया? हिंदू यूनानियों को पराजित किया था। हिंदू यूनानियों को पराजित किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट आक्रमण करा हमारा जिसे कहते हैं शक। शकों ने आक्रमण किया था नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट को देखेंगे, ये आप नोट कर लें। शकों ने, और शकों की भारत के अंदर 5 शाखाएं हुआ करती थी। उत्तर में हुआ करती थी जिसे कहते हैं मथुरा और तक्षशिला। और इसके बाद दक्षिण में आपसे पूछा जाएगा, दक्षिण में हुआ करती थी उज्जैन और दक्कन। तो आइए हम देख लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, आपको नोट करते हुए चलना है, कॉपी बनाते हुए चलना है। आपको सिर्फ इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है जैसे कि एक पेड क्लास होती है। तो आप अपना हेडिंग बना ले, शक या सीथियंस। अगला आक्रमण किया भारत पर शकों ने या सीथियंस ने? तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि शकों के अंदर सबसे महानतम शासक हुआ जिसे कहते हैं विक्रमादित्य। और 57 BC के अंदर इसने आक्रमण किया शकों को। और सॉरी मैं उल्टा बोल गया। पहले आप लिखने कि शकों की जो शाखाएं मैंने अभी बताया था, शकों की भारत में शाखाएं वो कितनी थी? तो ये 5 शाखाएं हुआ करती थी। और इन्हीं 5 शाखाओं में एक थी अफगानिस्तान, और दूसरी थी उत्तर के अंदर, यानी उत्तर भारत में जिसे कहते हैं, एक थी उत्तर भारत के अंदर मथुरा, और दूसरी थी तक्षशिला। मथुरा और तक्षशिला। और आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत में इनकी जो शाखाएं हुआ करती थी वो 2 थी, एक था उज्जैन और एक था नासिक। नासिक का जो पहला नाम था वो क्या था? तो नासिक का आपसे पहला नाम पूछा जाएगा तो क्या था? दक्कन। यानी अब भी आप जानते हैं कि दक्कन का पठार है वहां पर, तो आप इसे लिख सकते हैं दक्कन। और यहीं पर लिख लें नासिक, कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इनकी 5 शाखाएं थी, और इन 5 शाखाओं में जो सबसे महानतम शासक था वो कौन था?
सबसे महानतम शासक था जिसे कहते हैं नेफान, यानी नेफान जो था नासिक, यानी यहाँ का नासिक इधर है, तो नासिक यहाँ का जो सबसे महानतम शासक था, सबसे महान शासक कौन माना जाता है, इसे कहते हैं नेफान। नेफान, और आपसे पूछा जाएगा नेफान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो शासक है जो लड़ा था किससे, सातवाहनों से। सातवाहनों से लड़ते हुए हत्या कर दी किसने, तो इसकी हत्या कर दी, सातवाहनों से लड़ते हुए इसकी हत्या कर दी नेफान की किसने, तो इसकी हत्या की थी गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। गौतमी पुत्र, और नाम से पहले माता का नाम लगाने की प्रथा भी शुरू किसने की थी, तो ये इसने की थी सातकर्णी ने, सातकर्णी। तो ये इसकी हत्या कर दी थी, और ये सबसे महानतम शासक था जो लड़ा था किससे, सातकर्णी से। सातकर्णी बहुत महत्वपूर्ण शासक है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसी ने चलाए थे सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के। तो ये आपसे को पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अगली शाखा के बारे में, उज्जैन शाखा के बारे में। और उज्जैन शाखा का सबसे महानतम शासक था जिसे कहते हैं रुद्रदामन। तो हम इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि इसका जो महानतम शासक था, इसका महान शासक कौन था, तो उज्जैन शासक का महान शासक था जिसे कहते हैं रुद्रदामन। और रुद्रदामन जब नाम आया है तो आप इसके बारे में समझ भी चुके होंगे। ये कौन है, तो ये वही है, आपसे पूछा जाएगा कि ये वही है जिनने गिरनाथ पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी उसकी मरम्मत करवाई थी। आपसे पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो मैंने आपको पहले बताया कि मौर्य वंश का जो महानतम शासक हुआ जिसे कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो मौर्य वंश का ही शासक हुआ करता था, और इसी ने ही स्थापना करी थी गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की। और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की करवाई, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी किसने, रुद्रदामन ने। ये आपसे पूछा जाने वाला पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे। तो ये इससे संबंधित पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। तो आप इसे नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, और आपसे पूछा जाएगा ये जो बात है, ये जो बात है कि ये इसका महानतम शासक था और ये इसका महानतम शासक है, ये इसकी जो जानकारी हमें कि इसने ही निर्माण करवाया था, ये हमें पता चला। एक अभिलेख है जिसे कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें पता चलता है किसके बारे में, तो जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन ने लिखवाया था, इसमें ही पता चला किसके बारे में, इसके रुद्रदामन के बारे में कि इसने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और एक जानकारी और पूछी जाएगी कि संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख, संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा माना जाता है, तो वही है जूनागढ़ अभिलेख। तो आप इसके बारे में भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट आता है रुद्रदामन तृतीय। तो इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ, इस वंश का अंतिम शासक आप लिख सकते हैं, इस वंश का अंतिम शासक था रुद्रदामन तृतीय। और रुद्रदामन तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। इसे मारा किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो था कौन, मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का ही शासक हुआ करता था। तो आपसे पूछा जाएगा इसकी हत्या किसने की थी, तो इसकी हत्या गुप्त वंश का महानतम शासक हुआ जिसे कहते हैं
चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही हत्या कर दी किसकी? रुद्रदामन की, और एक नए वंश की स्थापना करी जिसे कहते हैं गुप्त वंश, यानी गुप्ता डायनेस्टी। तो आप देखेंगे इन पॉइंटों को, तो इन पॉइंटों को आप देख लें। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट हमारा जो हम पे जो आक्रमण किया वो किसने किया था? तो आए हमारे पास इसके बाद पहलव। तो 1 बाय 1 में सभी पॉइंटों को लेके चल रहा हूं। इसके बाद पहलव आए, जो कहां से आए थे? इनका मूल स्थान हुआ करता था मध्य एशिया। आप कोई कमेंट बॉक्स के कराएगा कि वो कौन थे जो मध्य एशिया से आए थे, जिन्होंने भारत को भारतवर्ष नाम दिया था? तो आप इन पॉइंटों को भी बताएंगे। ये नोट आपने कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं, नहीं करा तो वीडियो पोस्ट करके नोट जरूर करने हैं। क्लास बाद में भी देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सारी जानकारी बड़ी ऐसी ही पढ़ाई जा रही है आराम से। आपका फर्ज है सिर्फ आपको शेयर करना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लास सभी तक पहुंचानी है। आता है इसके बाद पहलव। पहलव वंश मान लें, ये आक्रमणकारी हैं। वंश चाहे माने या ना माने, वंश हटाई दें यहाँ से, क्योंकि भारत के अंदर होता तो इसे वंश लगाते। तो पहलवों ने आक्रमण किया। इसके बाद ये आपसे 1 बाय 1 सभी पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? हिंदू यूनानियों ने। बड़े अगर थोड़ा बड़ा एग्जाम होता तो उसके अंदर एक एक पॉइंट को 2 पॉइंटों में मिला के पूछ लेते हैं कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? मौर्योत्तर काल में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया? ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, एक एक कर आपको सभी को टिक करके ठीक तरह से करना है। पहला आएगा हिंदू यूनानी, दूसरा आएगा सीतियन सिया शक, तीसरा आएगा पहलव। तो आप इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा इनका जो मूल स्थान था, यानी ये कहां से आए थे, तो इन पर आक्रमण जो कराता है वो किसने कहां से किया था? तो इनका मूल स्थान हुआ करता था मध्य एशिया। और मध्य एशिया से ही कौन आए थे? आर्य। मैंने आपको बताया था, आर्य ही लिख रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कि इस वंश का जो शासक था, यानी जिसने आक्रमण किया था, तो इस वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी इसने ही आक्रमण किया था सर्वप्रथम भारत पर। तो प्रथम शासक हुआ कौन? प्रथम आक्रमणकारी था जिसे कहते हैं माउस। माउस, आप वाला माउस ना समझे जो हमारा होता है जिसे कहते हैं लैपटॉप में। लैपटॉप के अंदर जो हमारा माउस होता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होगा वैसे तो माउस के बारे में, लेकिन ये माउस वो नहीं है। ये है पहला वंश का प्रथम शासक माउस। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इस वंश की वास्तविक वंश, यानी ये सिर्फ प्रथम शासक था लेकिन इतना महान शासक हुआ नहीं। आपसे पूछा जाएगा इस वंश का महानतम शासक था जिसे कहते हैं गोंदोफनिस। गोंदोफनिस। और गोंदोफनिस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तो इस वंश का आपसे पूछा जाएगा महान शासक कौन है? महान शासक तो ये था गोंदोफनिस। गोंदोफनिस। और इसकी गोंदोफनिस यानी इस वंश के महानतम शासक के बारे में जो जानकारी मिली है हमें एक अभिलेख से मिली है। और एक अभिलेख, वो कौन सा अभिलेख है? तो इस अभिलेख के अंदर इसे कहा गया है तखाएबाकी। तकाएबाही। तकाएबाही किसे कहा गया है? तो गोंदोफनिस को ही कहा गया है। और ये कौन था? पहलव वंश का महानतम शासक माना जाता है। और आपसे इसकी राजधानी के बारे में पूछा जाए कि इसका जो वास्तविक, आपसे पूछा जाएगा महान तो यह था और प्रथम यह था, और एक चीज और पूछी जाएगी कि यहाँ का इसका वास्तविक शासक कौन था? वास्तविक शासक कौन था? तो वास्तविक आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन था? मित्रोडेटस। मित्रोडेटस कौन था? तो मित्रोडेटस कौन था प्रथम? तो आपसे पूछा जाएगा वास्तविक मित्रोडेटस प्रथम। यही से ही माना जाता है। और इसी ने क्या किया? इसने राजधानी बनाई। इसने अपनी राजधानी बनाई पहलवों की, जिसे कहते हैं तक्षशिला। यानी अब तो आपको समझ में आ चुका होगा ये कहाँ का शासक था। तो तक्षशिला पर इन्होंने आक्रमण किया था पहलवों ने। तो इसकी राजधानी आप लिख सकते हैं कैपिटल कैपिटल का शहर आप तोड़ते हैं। कैपिटल का मतलब मुद्रा भी होती है, कैपिटल का मतलब राजधानी भी होती है, और कैपिटल का मतलब बड़ा भी होता है। कई सारे मतलब होते हैं।
आपको यहाँ पर कैपिटल का मतलब राजधानी से समझना है, ना कि कुछ और। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो इस वंश का महानतम शासक था, इसी के काल में आए एक ईसाई संत, यानी जो महान शासक था जिसे कहते हैं गोंदोफनिस, और इसी के काल में एक शासक आए जिसे कि जो एक ईसाई शासक हुआ करते थे, यानी ईसाई संत जिसे कहते हैं सेंट थॉमस। सेंट थॉमस इसी के शासनकाल में आए थे। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। इसी के काल में क्या हुआ, तो एक ईसाई शासक, सॉरी ईसाई संत, शासक नहीं संत, ईसाई संत आए। एक ईसाई संत आए जो थे सेंट थॉमस। तो ये जो विदेशी हमारे जो व्यक्ति होते हैं, जो विदेशी आते हैं भारत के अंदर, ये हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इस पर स्टार लगा लें। ये आपसे पूछा जाना है कि वह किसका काल था, जिसके काल में सेंट थॉमस भारत आए थे, तो वह किसका काल था। तो उस टाइम पर गोंदोफनिस का भारत के अंदर शासन चल रहा था, और ये कौन था, पहला वंश का ही शासक हुआ करता था। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट आएंगे हमारे इसके बाद कुषाण। तो अब हम पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में, और कुषाण हमारे थोड़े जो है लंबा टॉपिक होता है, तो उसे हम पढ़ेंगे बड़ी आसानी से कल की क्लास में। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। मैं देख लेता हूँ अगर टाइम होगा तो मैं अभी ही करा देता हूँ। हम कल देखेंगे, क्योंकि हमारी 8-10 मिनट की जानकारी बची है। 8-10 मिनट हमारे पास आधे घंटे की क्लास रहती है, तो इसमें 22-23 मिनट की लगभग क्लास हमारी हो चुकी है। हमारा जो आगा नेक्स्ट पॉइंट वो आएगा कुषाण वंश, और कुषाण वंश के ही हम शासकों को देखेंगे। अब आप चाहें तो कर सकते हैं अभी वैसे, तो चलिए कर लेते हैं। हमारे गुप्त काल रह जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हमारा हर्षवर्धन टॉपिक रह जाता है और प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है। तो हमारी 3 क्लास रह गई हैं सिर्फ। तो आप लिख सकते हैं कुषाणों को भी। कुषाण चलिए पढ़ते हैं कुषाणों को। हम बिगर देरी के बढ़ते हैं कुषाणों को। कुषाण कौन थे, तो कुषाण पश्चिमी चीन से आए थे। इनका स्थान था पश्चिमी चीन, जो आप जानते हैं पश्चिमी चीन जो वर्तमान में है, वहीं से आए थे। कौन, आपसे पूछा जाएगा इनका मूल स्थान कौन सा माना जाता है। मूल स्थान था इनका पश्चिमी चीन। पश्चिमी चीन ऐसा माना जाता है। कुषाण जो थे एक वृषण कबीले के हुआ करते थे, यानी वहां पर 1-2 कबीले हुआ करते थे। एक था वृषण कबीला, एक था जिसे कहते हैं यूची कबीला। वृषण कबीले के जो थे वो कौन थे, श्री कृष्ण। और जो यूची कबीला था, यूची कबीले के कौन थे, तो ये थे कुषाण। तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन से कबीले के थे, तो यूची कबीले के थे। और वृषण कबीले के अगर पूछा जाए तो वो कौन थे, श्री भगवान कृष्ण। तो यहां पर आपसे ये चीज पूछी जाती है। और आपसे पूछा जाएगा भारत के अंदर जब इन्होंने आक्रमण किया उस समय जो इनका शासक हुआ करता था, इनका शासक था कुजुल। इनका शासक था जिसे कहते हैं कुजुल कल्फिसेस। कुजुल कल्फिसेस कुजुल कल्फिसेस था कौन, इनका शासक। कुजुल कल्फिसेस ने क्या किया था, इसी ने ही भारत पर पहले आक्रमण किया, और इसने अपना पहला अधिकार जमाया उत्तर पश्चिमी पर, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जीता। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जीता था किसने, कुजुल कल्फिसेस ने। आपको अगर शासन अगर पूछा जाए कि कुजुल कल्फिसेस का शासन कब तक रहा था, तो ये लगभग 15 AD से हमारा रहता है। 15 AD से लगभग इसका शासन रहेगा 65 AD तक। तो आप इसे लिख सकते हैं 15 AD से ये रहेगा 65 AD तक, यानी ईस्वी तक। अब हमारी ईस्वी चालू हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे सातवाहन थे ये 3री शताब्दी तक रहे थे, 3rd सेंचुरी तक। उसके बाद हमारी आगे AD चालू होने लगी। 3री शताब्दी का मतलब 300 BC के आसपास की बात है। थोड़ी 3rd सेंचुरी का मतलब 3 AD में। तो ये यहाँ की बात है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। सातवाहनों की बात आगे चलती रहे, और आए इसके बाद कुषाण जो हमारे रहे 65 AD तक। आपसे पूछे जाएंगे ये पॉइंट, और आपसे पूछा जाएगा कि
कुजुल कल्पवृक्ष ने क्या किया था? तो कुजुल कल्पवृक्ष ने इसके बाद जो हमारा कुजुल कल्पवृक्ष था, आप यहां से लगाएं इसे, तब आपको अच्छी से समझ में आएगा अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। इसने तांबे के सिक्के चलवाए। जो आपके दिमाग में चल रहा है मैं अभी वहीं पढ़ने वाला हूं, आप टेंशन न ले, अगर कोई पुराना है तो दिक्कत न ले, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे और इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक हुआ, यानी इसने भारत में पहला आक्रमण किया था, तो इसके मतलब ये प्रथम शासक है। आप इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे, ये प्रथम है और आपसे पूछा जाएगा वास्तविक, यानी ये इतनी प्रसिद्ध नहीं हुए। और वास्तविक शासक कौन बना? वास्तविक शासक बना जिसे कहते हैं हम भीम कल्पवृक्ष। भीम कल्पवृक्ष और भीम कल्पवृक्ष ने क्या किया था? तो इसी ने अपने शासन में, और इसका शासन आपसे पूछा जाए, इसके शासन लगभग हमारा रहा जिसे कहते हैं 65 एडी से, और लगभग 65 एडी से हमारा रहा जिसे कहते हैं 78 एडी तक। अब हमारी 78 एडी की बात आ चुकी है, तो यहीं पर मैं बात करूंगा कुछ और चीजों की, आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा रहा इस काल तक। और इसके बाद पूछा जाएगा कि इस वंश का जो महानतम शासक हुआ, जहां आप सोच रहे थे अब वही आने वाला है, जिसे कहते हैं कनिष्क। और कनिष्क का शासनकाल जो है वो लगेगा 78 एडी से, और हमारा 105 एडी तक के शासन को हम कहते हैं कनिष्क। तो हम पढ़ेंगे अब कनिष्क के बारे में, तो आप लिख लें महान शासक कौन था? महान शासक हुआ जिसे कहते हैं कनिष्क। तो आप इन पॉइंटों को लिखें, फिर हम पढ़ते हैं हेडिंग बना के कनिष्क को। नोट कर लिया होगा, नहीं करा स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाद में देखता है वो बिल्कुल ऐसे ही समझे कि हमारी बिल्कुल लाइव ही चल रही है। आता है इसके बाद कनिष्क, और कनिष्क का शासन लगभग 78 एडी से, और ये रहेगा 105 एडी तक, 5 ईस्वी तक, 105 ईस्वी तक रहेगा हमारा इसका शासन। और आपसे पूछा जाएगा ये क्या कौन था? तो महानतम शासक मैंने आपको अभी लगवाया, महानतम शासक माना जाता है कनिष्क, क्योंकि इसी ने क्या किया था? इन्हीं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। यही पॉइंट आपके दिमाग में बहुत देरों से घूम रहा होगा, मैं आपके बीच आ चुका है ये पॉइंट। मैं इसीलिए नहीं लिखवा रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए, और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कुषाण या सातवाहन, तो आप उसका आंसर क्या लगाएंगे? तो उसका आंसर लगाना है आपको कुषाण। लेकिन उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सिक्के किस शासक ने चलवाए थे, तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर लिखवाया है सर्वाधिक सोने के सिक्के। आप ये ना सोच के सोने के सिक्के या स्वर्ण सिक्के, कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ, तो स्वर्ण सिक्के या सोने के सिक्के। और ये कैसे सिक्के थे? तो आपसे पूछा जाएगा ये सर्वाधिक सिक्के तो चलवाए थे, ये कैसे थे? शुद्ध। अभी ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट है हमारे कुछ, जो आपसे ये पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा, आप इसका ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा ये सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे वो किसने चलवाए थे? इसी ने ही चलवाए थे, जिसे कहते हैं कनिष्क। तो आइए, हमने कनिष्क को देख लिया है, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन की तरफ। कनिष्क को अभी नहीं देखा है, कनिष्क को अभी शुरुआत हुई है। तो इसने क्या किया? जब भारत के अंदर 78 एडी के अंदर भारत में आक्रमण किया और भारत में जगह जगह ये आक्रमण करने लगा, तब इसने 78 एडी में आते ही इसने क्या किया? 78 एडी के अंदर एक संवत चलवाई, जिसे कहते हैं हम शक संवत। शकों को पराजित कर इसने एक संवत चलवाई थी 78 एडी के अंदर, शक संवत चलाई। शक संवत चलवाई थी, जो भारत की राष्ट्रीय संवत कही जाती है। आप इसे लिख भी सकते हैं, जिसे नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं भारत की राष्ट्रीय संवत।
भारत की राष्ट्रीय संपत्ति कौन सी है? तो वो शक संपत्ति है, जो किसने चलवाई थी 78 AD के अंदर, इसी ने ही चलवाई थी। और ये कौन था? तो इसी के शासन में इसी के शासन में बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति थी, आपको मैंने पहले भी बताया था, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति जो जिसका आयोजन करवाया था कनिष्क ने, और इसके जो शासक हुए इसी के दरबार में रहा करते थे दो बौद्ध भिक्षुक जो जिसे कहते हैं, एक थे हमारे वसुमित्र और एक थे अश्वघोष, जो इसी के क्या हुए? अध्यक्ष। तो आप लिख सकते हैं चौथी फोर्थ बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था किसने? कनिष्क ने ही, और इसी के अध्यक्ष हुआ करते थे वसुमित्र और अश्वघोष। मैंने आपको इनके बारे में बताया था। और इसमें क्या हुआ? तो इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, जिसे कहते हैं हीनयान और महायान। ये लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी लिखवा चुका हूं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसने अपनी कैपिटल किसे बनाया? तो इसने अपनी दो राजधानियां बनाई, एक थी मथुरा और दूसरी थी पेशावर। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो इसकी आपसे पूछा जाएगा कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? राजधानी लिख लें या कैपिटल लिख लें? राजधानी थी जिसे कहते हैं, एक थी पेशावर और पेशावर का दूसरा नाम था पुरुषपुर। एक थी पेशावर और दूसरी राजधानी हुआ करती थी जिसे कहते हैं मथुरा। मथुरा, आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर राजधानियां भी पूछी जाती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती हैं। आपसे इसके बाद आएगा, मैंने ऐसा अभी बताया कि इसके दरबार में दो बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। वो कौन थे? बौद्ध भिक्षुक। और ये कौन थे? एक तो वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष हुए थे, और एक थे अश्वघोष। जो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। तो इन पॉइंटों का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा जो बौद्ध धर्म का जो हमारा जिसे कहते हैं कनिष्क ये कौन हो गए? दो बौद्ध भिक्षुक थे जो इसके दरबारी राजवेद हुआ करते थे। आप इनका ध्यान रखेंगे। राजवेद नहीं, दो बौद्ध भिक्षुक थे। और राजवेद आपसे पूछा जाए तो राजवेद थे इसका राजवेद था जिसे कहते हैं चरक, और चरक की ही पुस्तक है जिसे कहते हैं चरक संहिता, जो मैंने आपको शुरू में ही लिखवा दी थी। चरक संहिता चरक संहिता से ही जानकारी मिलती है मौर्य काल में हुए आक्रमणों के बारे में। तो आप इनका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है कि वह कौन सा शासक है जिसके काल में भारत के अंदर दो शैलियों का निर्माण हुआ। यानी दो शैलियों का, एक तो थी गंधार और एक मथुरा शैली। इन दो शैलियों का निर्माण इसी के काल में हुआ। यानी भारत में मूर्ति कला की शुरुआत हो चुकी थी अब। तो अब यहां से आप इन पॉइंटों को लिख लेंगे। भारत में मूर्ति कला की शुरुआत भारत के अंदर मूर्ति कला की शुरुआत हुई थी। और कौन कौन सी शैलियों में हुआ करती थी? एक थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। ये दो शैलियों के अंदर भारत में मूर्तियां बनाई जाती थी। किसके शासन का है? कनिष्क के शासन काल में ही ये सब चीज हुई थी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो कनिष्क है, कनिष्क को ही हराया था एक शासक है, चीन का ही शासक हुआ करता था जिसे कहते हैं पिन। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन था? तो वो था पेनचाओ। पेनचाओ ने सर्वप्रथम किसे हराया था? तो आपसे ये पॉइंट पूछा जाने वाला पॉइंट है कि कनिष्क को किसने हराया था? इसे हराया किसने? कनिष्क को हराया था किसने? पेनचाओ ने। पेनचाओ ने हराया था। लेकिन पहली बार तो हरा दिया, और दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार इसे मार दिया था। यानी दोबारा आप ऐसे लिख लें, दूसरी बार मार दिया। लेकिन आपसे ये पॉइंट पूछा जाएगा कि वह कौन सा शासक था जिसने कनिष्क को हराया था? तो एकमात्र शासक था चेनपाओ।
पहले तो इसने हरा दिया था, उसके बाद जब पेन चाओ को उसके बाद के आक्रमण में हरा दिया था। किसे? पेन चाओ को, जो कहाँ का शासक था? चीन का शासक था। आप नाम की देख के बता सकते हैं ये कहाँ का होगा, चीन का ही होगा, क्योंकि वहाँ के नाम कुछ ऐसे ही होते हैं, चिनपिन, चिनपाओ, चिनपाओ। तो आप इन पॉइंटों को देख सकते हैं। तो ये हमारे कनिष्क से रिलेटिव पॉइंट थे जो हमने आपको आज की क्लास में बता दिए हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं, आप अगर चाहें तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, और नहीं भी अगर नोट करना है तो कोई दिक्कत ना लें। जिस तरह से मैंने आपको बताया सारी जानकारी आपको याद हो गई होगी। और एक पॉइंट और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वह कौन सा शासक था जिसने रेशम मार्ग का निर्माण करवाया था। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग का निर्माण करवाने वाला भी शासक कौन था? तो कनिष्क ही था। तो ये आपके पॉइंट हैं कनिष्क से रिलेटिव। तो चलिए साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी, थोड़ी लंबी भी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटे की रहती है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। चाहे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगाएं, उसकी दिक्कत ना लें, एग्जाम से पहले आपका टॉपिक समाप्त कराना वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहे स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।